हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CAP डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर उर्फ बाबू सर आज आप लोगों के बीच इस वीडियो में मैं 12th क्लास उर्दू कहकिशां का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक जो खुलासा करने वाला हूँ। इसके मुतालिक पहले ही ऑलरेडी मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 करके प्रत्येक चैप्टर का वीडियोस बना हुआ है, आप लोग उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 1 है नज़ीर अहमद की कहानी, इसके लेखक यानी मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। यह एक खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है और किसी भी शख्सियत पर जो तहरीरी तस्वीर कशी किया जाए उसे ही हम खाका कहते हैं। किसी भी शख्सियत पर जो तहरीरी तस्वीर कशी किया जाए, तहरीरी तस्वीर कशी के मायने हैं कि किसी भी ख़ास शख्स के बारे में आप उनकी अच्छाई बुराई, उनके हिकमत, उनकी मसलहत, जिस भी चीज़ के बारे में जो कुछ भी लिखते हैं वो खाका कहलाता है। फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के पास पढ़ने वाले एक शागिर्द हैं, तालिबे इल्म हैं। उसी के ऊपर उसने जो अपने उस्ताद के बारे में देखा, उसके पढ़ाने के सलीक़े को देखा, अदबियात को देखा, इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक मज़मून लिखा, एक दास्तान लिखा जो खाके की शक्ल में थी। उसका नाम दिया खाका। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का जो जद्दे अमजद है वो बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे और इनकी 1885 ईस्वी में पैदाइश हुई। कई जगह पे उन्हें 1883 भी लिखा होता है, 1885 भी लिखा होता है। 83 का लिखना गलत है। 1885 में इनका उनके हिसाब से ही है, जो दिल्ली के चूड़ीवालान मोहल्ला में इनकी पैदाइश हुई थी। इनके मुतल्लिक हालात ज़िंदगी से संबंधित मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी एक वीडियो में बना दिया है। नज़ीर अहमद की कहानी चैप्टर नंबर 1 आप CAP डगरवा चैनल पर सर्च करके देखेंगे। मैं वन शॉट में सिर्फ कहानी फोकस करता हूँ। ये जो नज़ीर अहमद की कहानी है, इसमें नज़ीर अहमद उस्ताद रहते हैं, फ़रतुल्लाह बेग एक तालिबे इल्म है, उनके साथ में एक मियादानी नाम का लड़का भी है। ये दोनों 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लेता है। ये दोनों हिंदू कॉलेज के तालिबे इल्म हैं। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद 1:30 बजे के करीब नज़ीर अहमद के घर पर जाकर ये दोनों इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान इसने जो भी अच्छाइयाँ देखी, बुराइयाँ देखी, मौलवी साहब का प्यार का अंदाज़ा देखा, वहाँ पर जो लुत्फ़ लिया पढ़ने के दौरान, इनकी जो बदमाशियाँ थी, इनके अंदर जो कमी कोताहियाँ थी, इन्हीं चीज़ को खाका बनाकर लिखा है। तो ये कहते हैं कि मैं और मियादानी 11 बजे मौलवी साहब के घर पर पहुँच जाता था। मौलवी साहब खुद भी चटाई बिछाकर बैठते थे और हम लोगों को भी उसी चटाई पर बैठाकर पढ़ाते थे। यहाँ से सवाल पूछता है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीक़ा क्या था। तो मौलवी साहब खुद भी चटाई बिछाकर बैठते थे और अपने शागिर्दों को भी उसी चटाई पर बैठाकर पढ़ाते थे। पढ़ने के दौरान इन लोगों की बहुत सी कमी कोताहियाँ थी। फ़रतुल्लाह बेग और मियादानी पढ़ते कम, बदमाशियाँ ज़्यादा करते थे। कभी बेचारा नज़ीर अहमद के खुले हुए चप्पल में लात मारकर कहीं दूर फेंक देना, छिटका देना। कभी उनकी अगर लुंगी पहना हुआ है तो उनका तोड़ खींच लेना, पैजामे पहने हुए हैं तो उनके नाड़े खींच लेना, नाड़ा डोरी उसे खींच लेना, यानी उसके तंग करके रखता है, नाक में दम कर देता है नज़ीर अहमद का। पढ़ने के दरमियान दोनों के अंदर 2 तरह की खामियां थी, कमियां थी, जिसको कमी कोताही बोलते हैं। जो फ़रतुल्लाह बेग है वो एराब की गलती करते हैं। एराब के माने हैं ज़ेर, ज़बर, पेश, नून, गुन्ना, मद, इनकी गलती करते थे। और जो मियादानी थे उनके साथ में, वो सर्फ व नहू की गलती करते थे। सर्फ व नहू की गलती का मतलब है कि वो शेर व शायरी को किस्सा कहानी की तरह पढ़ते थे, किस्सा कहानी को गज़ल और नज़म की तरह पढ़ते थे। इस तरह के दोनों के अंदर कमी कोताहियाँ थी। तो आपको सवाल पूछता है कि सबक पढ़ने के दौरान फ़रतुल्लाह बेग कैसी गलतियाँ करते थे, तो यानी शेर खानी में या सबक पढ़ने में। तो फ़रतुल्लाह बेग बोलेगा तो एराब की और मियादानी बोलेगा तो सर्फ व नहू की। इसी के मुतल्लिक ये भी दिया है इस दास्तान, इस खाका में, कि उसी कॉलेज में, जिस हिंदू कॉलेज के ये दोनों तालिबे इल्म थे, उसी हिंदू कॉलेज में जो है एक मिस्टर रज़ा नाम का तालिबे इल्म भी था, जो इन लोगों का पढ़ाई देखकर बहुत ज़्यादा तेज़ दिन ब दिन हो रहा था। इस चीज़ को देखकर
इन्हें भी गुदगुदी हुई मन में कि मैं भी जाकर उसी मौलवी साहब के पास क्लास लूँ। तो कायदे के मुताबिक ख़बर भेजी जाती है, मौलवी साहब से इजाज़त लेकर वे भी पढ़ने आते हैं। नया तालिब इल्म है, तो जैसे ही वो मौलवी साहब के यहाँ दाखिल होता है तो उसको अरबी के एक बड़े शायर मुतनब्बी के मुतल्लिक, मुतनब्बी अरबी के एक बड़े शायर हैं, उनके मुतल्लिक कुछ शेर व शायरी पढ़ने के लिए कही गई। बेचारा गलत पढ़ लेता है। तो रास्ते में छुट्टी के बाद इतनी उनकी मजाक उड़ाई जाती है कि वो जो मतलब रहता है मिस्टर रज़ा, दोबारा मौलवी साहब के यहाँ आने का बेचारा रास्ता ही भूल जाता है। उसके बाद फिर से ये लोग दूसरे दिन पढ़ने आते हैं। फिर बदमाशियाँ ज़्यादा है, पढ़ाई करने का दोनों का मन कम है, मज़ा नहीं ले रहा पढ़ने में। लाख समझाने के बावजूद भी गलती पे ही गलती किए जाते हैं, कोई सुधार नाम का चीज़ नहीं। गुस्से में आकर मौलवी साहब एक दिन उनका किताब उठाकर अपने घर के आंगन में सिहन में फेंक देते हैं और कहते हैं मुझे आप लोगों को नहीं पढ़ाना, आप लोग जा सकते हैं। ये दोनों भी एक नंबर का बेशरम तालिब इल्म है। दोनों गुस्से में उठकर वहाँ से जाता तो लेकिन घर के गेट पर ही खड़ा होकर दोनों मूरत के तरह टेक लगा के खड़ा है। और मौलवी साहब से कहते हैं कि मौलवी साहब, जब तक हम दोनों को कोई धक्का मारकर यहाँ से ना निकाल दे तब तक हम दोनों यहाँ से जाएंगे नहीं, और अगर चले भी गए तो फिर वापस आ जाएंगे। बहुत देर तक ऐसे ही उनके गेट पर चौखट पर खड़ा रहने का सिलसिला जारी रहता है। फिर थक हार कर मौलवी साहब कहते हैं कि अच्छा भाई, मैं हारा, खुदा के लिए तुम दोनों अपने किताब उठा लाओ, सबक पढ़ो और मेरा पिंड छोड़ दो। आजकल के तालिब इल्म क्या हुए, उस्तादों के उस्ताद हो गए। इस तरह की बातें मौलवी साहब और तालिब इल्मों के बीच वहाँ गुफ्तगू होती है। इसके मुतल्लिक आपको सवालात दिए जाते हैं, पहले सुनिए गौर से। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो ये डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, यही है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी चर्चा कर दिया है, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। उर्दू का पहला खाका निगार तो ये फ़रहतुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो उस्ताद। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे? तो मियाँ दानी। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो नावल, यानी किस क्षेत्र में है। सिन्फ के माने आप क्षेत्र लो, बेटा ये नावल निगार है। फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो पढ़ने के लिए जाते थे। किस अरबी शायर के मुतल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो आप अरबी के एक बड़े शायर लिख सकते हैं, या अरबी के एक शायर मुतनब्बी के शायरी के दौरान। एक इसमें दिया हो, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में कैसी गलतियाँ करते थे? तो एराब की गलतियाँ। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? सर्फ़ व नहू की गलतियाँ। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो मौलवी साहब खुद भी चटाई बिछाकर बैठते थे और उन्हीं पे अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे। एक क्वेश्चन दिया है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों पर क्यों गुस्सा हो गए? तो बहुत समझाने के बावजूद भी तालिब इल्म में यानी शागिर्दों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं था, हमेशा गलत ही पढ़ते थे, गलती पर गलती करते थे। इसीलिए मौलवी साहब को एक दिन उन पर गुस्सा आ गया। फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? तो फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा, उनसे मुतासिर हुए और पढ़ने के दौरान जो भी वहाँ पर माहौल उन्होंने देखा, अपनी नज़र से देखा, महसूस किया, उसी को अपने उस्ताद नज़ीर अहमद के ऊपर एक खाका बनाकर ढाल दिया। क्लियर है? यहाँ एक सवाल दिया है कि जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। फिर सवाल नीचे दिया 1 नंबर में, यह कौल किसका है? कौल के मायने है कथन। तो यह कौल शागिर्दों का है। इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई? क्योंकि मौलवी साहब ने अपने शागिर्दों को भागने के लिए कहा था, इसीलिए इस कौल में यानी इस कथन में धक्के देने की बात कही गई है। फिर एक सवाल दिया है, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे, शागिर्द क्या हुए उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ, सबक पढ़ो और मेरा पिंड छोड़ दो। नीचे प्रश्न दिए हुए हैं कथन के बाद, यह कौल किसका है? तो यह कौल मौलवी साहब का है या उस्ताद का है। यह बात किससे कही गई? तो यह बात शागिर्दों से कही गई। इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही जा रही है? तो इस कौल में शागिर्दों से छुटकारा पाने की बात कही जा रही है। इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? तो इस कौल में यानी कथन में शागिर्द उस्तादों का उस्ताद हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 है मजमून मिट्टी का तेल। आमतौर पर किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ लिख देना ही मजमून कहलाता है। आप ये जान लें कि आम तौर पर किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ लिखते हैं वो मजमून कहलाता है। मोबाइल पर कुछ लिख दें, लेख मजमून है। माइक पर लिख दें, मजमून है।
किताब पर लिख दें मजमून है। क्लियर है। यहाँ पर जो मजमून है दिया हुआ, ये हम लोगों का ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा है, मिट्टी का तेल। ये चैप्टर दूसरा है। ख्वाजा हसन नज़ामी, जिसकी पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी को इंदरून कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में हुई थी। कई तरह की इनकी दास्तानें हैं। मामू ने कुछ और नाम रखा, माँ ने कुछ और कहा। अल्लामा इकबाल ने इनका नाम, असली नाम जो ख्वाजा हसन निज़ामी है वो लिखना सबसे पहले शुरू किया था, और इसी ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से ही ये अदबियात की दुनिया में मशहूर हुए। इसके मुतल्लिक भी वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी लिखेंगे तो मेरा वीडियो CAP कोचिंग डगरवा का आ जाएगा। इसमें दिया है कि अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ पैदा ना की जो बेकार हो या हकीर या जलील समझी जा सके। इस दुनिया में हर एक चीज़ को अल्लाह ने किसी न किसी मकसद से पैदा किया, किसी न किसी ज़रूरत के लिए पैदा किया, किसी न किसी की ज़रूरत के लिए पैदा किया। कोई भी चीज़ बेकार नहीं, चाहे वो कोई घास फूस हो, चाहे वो गोबर ही क्यों ना हो, कोई इंसान हो, कपड़े हो, रुपया हो, हर एक चीज़ का इस संसार में महत्व है, उसका उपयोग है। इसी तरह से मिट्टी का तेल की अहमियत यहाँ पर बयान की गई है कि हमारी ज़िंदगी में मिट्टी का तेल कितनी ज़रूरत की चीज़ है, कितनी ज़रूरतमंद चीज़ है। हम मिट्टी के बिना, एक वक्त था जो हमारी ज़िंदगी अंधकार में कट रही थी। आज भले ही जगह जगह पर पोल गिर गए, बिजली के खंभे लग गए, इन पर रोशनियाँ फैल गई, जगह जगह पर बिजली की रोशनी चली गई, हर आदमी के घर में बिजली की व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी मिट्टी के तेल की अहमियत आज भी घटी नहीं। ख्वाजा हसन निज़ामी इसी चीज़ को ख़ास फोकस करते हैं और वो तुलना करते हैं कि मिट्टी का तेल किस तरह से मोतिया और चंबेली के तेल से अहम है, मिट्टी का तेल किस तरह से इंसान का शरीक़े गम है, शरीक़े हयात है, किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में दाखिल है। अभी भी जहाँ पर मिट्टी के तेल की ज़रूरत होती है, वहाँ पर मिट्टी के तेल के अलावा दूसरा किसी भी चीज़ से आप अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। इस तरह की ज़रूरियात का बयान ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस मज़मून में हमारे सामने पेश किया है। आइए इसके सवालात को देखते हैं कि इसमें सवाल किस किस तरह से दिया है। आग, हवा, पानी और खाक। दुनिया में ख़ास 4 अनासिर है। 4 अनासिर का मतलब 4 ख़ास चीज़ जिसके बिना कोई भी आदमी, इंसान, जानवर जी ही नहीं सकता। आग, हवा, पानी और खाक यानी मिट्टी। इन चारों में सबसे कमतर या घटिया मिट्टी को समझा जाता है। क्लियर है। आग, हवा, खाक और पानी में सबसे कमतर के मायने घटिया, नीच किसे समझा जाता है तो खाक को। क्यों समझा जाता है? ताकि खाक के ऊपर ही दुनिया का सारा दारो मदार टिका है। हम इंसान भी, जबकि हम इंसानों की कोई हैसियत नहीं संसार की चीज़ों के सामने। सारी चीज़ें जो जी रूह हैं वो मरेगा, जैसे ज़मीन है हमेशा कायम रहने वाली है, हमारे बाद जितनी भी पीढ़ियां आए, लेकिन उसके बावजूद भी इस मिट्टी को हम अपने पैरों तले रौंदते हैं। इसीलिए मिट्टी को हम सबसे घटिया जलील मानते हैं। इसके सीने को चीर कर इसमें फसल उगा लेते हैं, इस मिट्टी से तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं, इस मिट्टी को खोद कर हम कुएं बना लेते हैं, पोखर बना लेते हैं। इसलिए मिट्टी पर भरोसा नहीं है। जबकि आग, हवा, पानी, इनके चीज़ मनुष्य की औकात नहीं, इंसान की हैसियत नहीं कि उनके साथ खिलवाड़ कर सके। ठीक है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? तो बहुत ही बदतर सलूक करती है। चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। कैसे? देखिए, चंबेली और मोतिया का तेल हम सिर्फ शौक़ की वजह से हम अपने बालों पर या जिस्म में लगाते हैं, जबकि मिट्टी का तेल ज़रूरत और ग़ज़ पर इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के तेल को देखकर लोग नाक भूं छी करते हैं ना, क्यों चिढ़ाते हैं? मिट्टी के तेल में बदबू पाई जाती है, इसीलिए उसे देखकर लोग नाक भौं चिढ़ाते हैं। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ कर है, क्यों या कैसे? देखिए, मिट्टी का तेल अपनी अफादियत की वजह से तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। अफादियत के मायने है कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत है ना, आप इसकी ज़रूरत पर दूसरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल मोटरसाइकिल में लगता है, हम लोग डीजल या किरासिन तेल या सरसों तेल डाल के मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। बहुत सारी कार में CNG गैस चलता है, उसमें हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल नहीं चला सकते। CNG की ही ज़रूरत होगी क्योंकि उसका पार्ट पुर्जा उसी लेवल का बना हुआ है। उसी तरह से जहाँ पर मिट्टी के तेल की ज़रूरत है, वहाँ पर हम कोई दूसरा तेल से अपनी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए अफादियत की वजह से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है। कैसे? वही जवाब है सेम टू सेम।
क्योंकि जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी वहाँ दूसरे तेलों से, किसी और तेलों से हम अपना गुजारा नहीं कर सकते, ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मिट्टी का तेल सभी तेलों से बढ़ चढ़ कर है और बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक, यानी किसी से इनका मैच नहीं कर सकता। आप इसको मिला नहीं सकते कि भाई सरसों का तेल मिट्टी का तेल दोनों बराबर महत्व रखता, नहीं। मिट्टी का तेल अपने जगह महत्व रखता है, सरसों का तेल अपने जगह महत्व रखता है। आगे दिया है कि मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस क्यों आता है। क्योंकि मिट्टी बेचारी इतनी बेबस है, मजबूर है कि सारा दुख सहती है। इनके ऊपर आग की गर्मी बर्दाश्त करती है। ये मिट्टी हवाओं के झोंकों के साथ कटफट कर उड़ जाती है, पानी की तेज़ धाराओं के साथ बह जाती है, हमारे पैरों तले रौंदी जाती है। दुनिया के तमाम अज्जा इसी पर बसे हुए हैं, सारे कारनामे इसी पर होते हैं, फिर भी ये मिट्टी किसी को उफ तक नहीं कहती। इसलिए मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस आता है। मिट्टी के तह में कुदरत ने कौन कौन से खजाने छुपा रखे हैं, तो कुदरत ने मिट्टी के तह में बेशकीमती खजाने छुपा रखे हैं। अगला दिया, मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम है। कैसे, यानी जब हम दुख की घड़ी में होते हैं उस वक्त भी अगर कोई साथ देने वाला हमारा ना हो तो मिट्टी का तेल हमारा साथी ज़रूर बनता है। क्योंकि मिट्टी के तेल के सहारे हम अंधेरी रात को रोशन करके रोशनी पाते हैं। इसलिए मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम भी है, यानी गम में शरीक है, सुख दुख का साथी है। अगला एक दिया है कि रॉकफेलर कौन था। तो रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था। ताजिर के मायने तिजारत करने वाला, बिजनेसमैन, व्यापारी, जो मिट्टी का तेल बेच बेच कर दौलतमंद बना है। क्लियर है। बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह बाकी है। तो बहुत सारे गरीब घर ऐसे हैं जहां पर अभी भी बिजली की रोशनी नहीं पहुंच पाया है। उन लोगों का जीने का सहारा, यानी अंधेरी रात को रोशन करने का एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का तेल है। इसलिए बिजली की रोशनी आने के बावजूद भी मिट्टी के तेल की अहमियत बाकी है। अगला दिया है कि दुनिया के 4 अनासिर में मिट्टी का मर्तबा किस तौर से बुलंद है। तो लिखना है कि मिट्टी, दुनिया में खास 4 अनासिर हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। दुनिया में 4 अनासिरों में से जो खास 4 अनासिर है, आग, हवा, पानी और मिट्टी, चारों में से सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को ही हम जैसे मन वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी पर सभी चीज़ बसी हुई है, इसी के ऊपर सारे कारनामे हैं। इसको खोद सकते हैं, इससे नई नई शक्लें दिया जा सकता है, तरह तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। इसीलिए सभी अनासिर में से मिट्टी का तेल बिल्कुल उसका दर्जा जो है मर्तबा बुलंद है। चैप्टर नंबर 3 है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। इसका मतलब है कि बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो पहले के वक्त में कुछ और लिखी जाती थी और आज के मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में कुछ और तरह से इनका डिफ़ाइन किया जाता है। इनके लेखक मुसन्निफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी मरदुमखीज़ बस्ती में पैदा हुए थे, बिहार का, जो नालंदा ज़िला में वाक़ है, 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। ठीक है। तो इनकी दास्तानें भी चैप्टर नंबर 3 जो आप लोगों को लिखा हुआ है, पहले ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो इसका भी बना दिया। प्रत्येक चैप्टर का, पूरे बुक का लगभग 30 चैप्टर तक आप लोगों का वीडियो अपलोडेड है। आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं या फिर CAP डगरवाल लिख के भी देख सकते हैं। इसमें बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ में कुछ पुराने लफ्ज़ हैं अरबी के, फ़ारसी के, उर्दू के, जिसके मायने कुछ और था, अभी उससे मिलता जुलता जो मायने हैं वो कुछ और है। उसी के बारे में सैयद सुलेमान नदवी यहाँ पर इस्तेमाल किया है लफ्ज़ों का। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज़ प्रश्न में डायरेक्ट में जाता हूँ, देखता हूँ। जैसे भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता खाना है। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे, तो 4 ज़बानों के। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो फ़तूर। फ़तूर के मायने या तो तोड़ना या तो भूख तोड़ना, ऑप्शन में जो रहेगा आप लोगों का वही सही है। ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत कहानी की झलक दिखाऊंगा। हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक वीडियोस पहले बने हुए हैं, आप लोग चैप्टर वाइज वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। इसमें सारा का सारा किस्सा, कहानी, क्वेश्चन आंसर हम ले दे के निकल जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में। कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी का। इसके मायने तो देखो, अरबी में कलई को लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। सुर्खी के मायने, तो सुर्खी का मायने अनवान होता है। अनवान का मतलब हेडलाइन, जैसे अखबार वगैरह कुछ पढ़ते हैं, ये रहा अनवान। यहाँ लिखा हुआ है ना बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, तो ये अनवान है, इसी को हेडलाइन बोलते हैं। अहदी और अहदी के माने, देखो अहदी जिसका सिर्फ अलिफ के ऊपर ज़बर होगा, इसका मतलब होगा काहिल, कोढ़िया, निकम्मा, सुस्त। जो लिखना हो लिख दीजिए, ऑप्शन में रहेगा तो काहिल, ऑप्शन रहता है दिया हुआ, काहिल या सुस्त का। और अहदी जिसके अलिफ के ऊपर ज़बर और बड़ी हा के ऊपर ज़बर, अहदी, तो इनके मायने होगा अकेला।
ला शरीक, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सकती हो, जैसे अल्लाह एक है, इनकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता, तो इसको अहदी कहा जा सकता है। यही वजह है कि सूरत में भी, सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला के लिए तारीफ़ें बयान की गई है कि वो सबसे अलग थलग है, उसका मैच किसी से नहीं इस दुनिया में। आगे दिया कलई खोलना। कलई खोलना के मायने हैं कि ऐब को जाहिर करना, कलई फिरना के मायने हैं ऐब को छिपाना। देखो कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं, तो कलई को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। पूरब और पश्चिम की ज़बानों में कौन कौन सी ज़बानें मुसन्निफ़ मुराद लेती हैं, यानी कौन कौन सी ज़बानें मैच करती है, मिलती है, तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, ये 4 ज़बानें उससे मैच करती है। यहाँ पर एक ख़ास सवाल दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में कुछ है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी के किस किताब से माखूज़ है, यानी किस किताब से लिया गया है। ये बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ पूरी की पूरी दास्तानें जो लिखी है इसने, जो मज़मून लिखा है, तो ये नक़विस सुलेमानी, उनकी एक किताब थी लिखी हुई नक़विस सुलेमानी, उसी नक़विस सुलेमानी से ये सारा का सारा लिया गया है। अगला सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था, तो तारीख़ इस्लाम। सैयद सुलेमान नदवी के जाए पैदाइश दसना बिहार के किस ज़िला में हुई, तो नालंदा ज़िला में। हमारी ज़बान में शुरबाहदार गोश्त को क्या कहते हैं, कलैया। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद ग्रामी का नाम, यानी उस्ताद का नाम, तो शिबली नोमानी। यहाँ एक सब्जेक्टिव सवाल दिया है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इस पूरे चैप्टर में यही एक ख़ास सवाल निकलता है जो 3 नंबर तक पूछता है। तो देखिए, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता खाना है। कहा जाता है कि जब एक इंसान रात भर का भूखा होता है तो उस वक्त वो नाश्ते के वक्त जो कुछ भी खाता है वो सीधे उनके जिस्म को ताकत देती है, कुव्वत देती है। इसीलिए एक इंसान को चाहिए कि सुबह नाश्ते के वक्त में उम्दा उम्दा चीज़ें खाए। लेकिन हम लोगों के यहाँ दस्तूर क्या चला हुआ है, नाश्ते में लड़वा बिस्किट और चाय खुलेआम फैशन चला हुआ। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, जो आदमी भरपेट खाए, अच्छी अच्छी ग़ज़ा खाए, जो जिस्म के लिए मुफीद हो, यानी फ़ायदा मंद साबित हो, बीमारियों से भी हमें बचा कर रखे और जिस्म को ताकत भी दे। चैप्टर नंबर अगला चौथा, इंशाइया क्या है। देखिए, इंशाइया एक मज़मून के तरह है। इंशाइया ये एक मज़मून है जिसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। इंशाइया एक मज़मून के तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि इंशाइये में जिस भी चीज़ के ऊपर मज़मून लिखी जाती है उसके हदूद तक को बयान करने की कोशिश की जाती है। इंशाइया में कई तरह की रुकावटें होती हैं, कई तरह की आज़ादियाँ होती हैं। इंशाइया में आप कोई दिलचस्प अंदाज़ नहीं बयान कर सकते, लेकिन इंशाइया में जिस मौजू पर आप लिखते हैं उस मौजू को बार बार रिपीट कर सकते हैं। इंशाइया लिखने वाले को पूरी पूरी आज़ादी होती है कि वह जिस मौजू पर भी इंशाइया लिख रहा होता है उसके हदूद तक को बयान वो कर सकता है। क्लियर है इतना। अगला इसमें दिया है कि इंशाइया में अदम तकमील एक तरह का हुनर है। अदम तकमील का मतलब है नया स्टेप लेना, यानी सांस लेना, नया स्टेप बढ़ाना, पैराग्राफ चेंजिंग हम जिसको कहते हैं। तो इसके मुतल्लिक कुछ सवालात दिए रहते हैं आप लोगों को। पहला ये दिया है कि इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी। तो ये नसरी होता है, कहानी के टाइप में होता है, ना कि शेर व शायरी के टाइप में। क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ या अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार ममीज़ करता है, तो हाँ। अगला दिया है वज़ीर आगा किन किन अदबी असनाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका जवाब तीनों का मैंने ऑलरेडी जो उसमें तीसरा चैप्टर वज़ीर आगा का वीडियो बनाया है उसमें डला हुआ है। बाकी नक्काद के हैसियत से भी थे, शायर भी थे, और इसने पोस्ट ऑफिस के महकमा में भी काम किए। ये 3 उनके क्षेत्र हुए, असनाफ हुए। क्या इंशाइया निगार का मकसद जद्दत तराजी है, तो हाँ। इंशाइये की इम्तियाजी सूरत किसके रहीन मिल्लत है, यानी किससे मिलती जुलती है। मिन्नत में रहीन मिन्नत के मैंने मिलती जुलती है, तो ये ताजगी। वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, उस वीडियो से निकाल लीजिएगा आप लोग। क्या इंशाइया सगुफ्ता मोड की पैदावार है, ये दिया हुआ है। क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से इख्तसार के बास अलहदा नज़र आता है, ये सारा का सारा। इंशाइया और मजमून में फ़र्क। इंशाइया निगार को दौरान तख्लीक कैसी कैसी आज़ादी मैसर होती है। इंशाइये का खालिक किस शख्स की तरह होता है। इंशाइये में अदम तकमील ऐब है या हुनर, ये हुनर है लेकिन फिर वहाँ लिखा हुआ है
वह मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर एक इंसाइया निगार हर बार ज़रूर लौटता है। इसके मुतालिक वीडियो सर्च करके आप लोग देखकर पूरा वीडियो क्लियर कर लेंगे। 5वां चैप्टर है आप लोगों का अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ हिजरत। हिजरत के मायने हैं सफ़र करना। इसमें दिखाया है कि असल अहमद जमाल पाशा जो बंजारे होते हैं ना, खाना बदोश बंजारा, आप लोगों ने देखा होगा सबके इलाके में बंजारे आते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ सौदागर की हैसियत से, कुछ व्यापारी, कोई लोहार के हैसियत से, जहाँ तहाँ से भाग भाग कर आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, जहाँ तहाँ तंबू गाड़ के रहते हैं। उस खाना बदोश को एक ख़ास किरदार बनाकर अहमद जमाल पाशा ने हम इंसान की ज़िंदगी से रूबरू कराया है हमें कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत क्या है और हम कैसे कैसे चलते फिरते रहते हैं, अपने कारनामे को अंजाम देते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें कुछ कुछ तरह की खूबियाँ दिखाई गई है खाना बदोश के मुतालिक। कुछ दूसरे मुल्क के कुछ पंछियों के बारे में भी दास्तानें दिखाई गई है। तो इसके मुतालिक सवाल को थोड़ा बहुत तज़किरा कर देता हूँ। इसमें दिया है कि हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है, तो हिजरत एक इंसाइया है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश, यानी बंजारों का दूसरा नाम खाना बदोश है। हर मुल्क, मुल्क के मासद से क्या मुराद है, यानी सारी ज़मीन मेरी है, या हर मुल्क मेरा है, या पूरा सरज़मीन मेरा है, या हर मुल्क मेरा मादरे वतन है। जैसा मायने हो आप वैसा लिख दीजिए, कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ने वाला। बाद शुमाल के मायने होता है उत्तर की हवा। बर्फ़ानी हिसार के मायने होते हैं बर्फ़ के तोदों का घेरा या कोहरा या कुआसा। क्लियर है। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफ़र रहती है, तो साइबेरिया की मुर्गाबियाँ। क्यों भाई? क्योंकि मुल्क साइबेरिया में ठंडी के मौसम में यानी जाड़े के मौसम में भयंकर आंधी तूफान बारिश होती है, जिससे जान बचाना मुश्किल हो जाता है। किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस हालात से बचने के लिए, अपनी अपनी जान बचाने के लिए उस मुल्क में जो मुल्क साइबेरिया में जो पक्षी है मुर्गाबियाँ, वो अपना जान बचाने के लिए उड़ उड़ कर दूसरे गर्म मुल्कों की ओर चले जाते हैं। किसके मुकाबले महज़ब इंसान माजूर है? माजूर के मायने कमज़ोर, तो खाना बदोश। क्योंकि हम महज़ब इंसान हैं, यानी तहज़ीब याफ्ता ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। एक ही जगह पर रहकर हम अपना ज़िंदगी काटेंगे, चाहे जैसा भी हालात हो। लेकिन खाना बदोशों की ज़िंदगी ऐसा नहीं है। उनकी ज़िंदगी में क्या है, वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी इलाके में, राज्य में, स्टेट में गया, शहर में गया, गांव में गया, वहाँ का आबो हवा, माहौल, अदबियात, ये सब चीज़, रहन सहन, या इलाके में उनका तिजारत बेहतर चलने की जो कशिश है वो बेहतर नहीं पाई जाए, तो वो फ़ौरन उस जगह को बदल लेता है। अब हम तहज़ीब याफ्ता ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जगह को तो नहीं चेंज कर सकते, बस झेलते रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि हम महज़ब इंसान खाना बदोश के मुकाबले में कमज़ोर हैं। इंसाइया मुल्क में कितने, हिजरत इंसाइया में कितने मुल्क का नाम आया है, तो मुल्क साइबेरिया, सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका, 4 मुल्क का नाम आया है। सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया। क्लियर है। अगला दिया है कि मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है, तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। मगरिब को किसकी अलामत? गुलामी की अलामत कहा गया है। इंसान की आखिरी हिजरत जन्नत। जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। खाना बदोश के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? देखो, खाना बदोश के काफ़िले में सबसे आगे उन बंजारों का सरदार, जो ऊँट, खच्चर, गधा, जिस पर भी सामान होता है, जानवरों का रस्सी पकड़े हुआ, या आप लिखेंगे कि सबसे आगे बंजारों का सरदार रस्सी पकड़ा हुआ सीना ताने चल रहा होता है। उनके पीछे बंजारों की पूरी सफ़ाई होती है, यानी पूरी लाइनें होती है, जिसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान, लड़कियां सब होते हैं। सभी अपने अपने हाथों में ज़रूरत की कोई ना कोई चीज़ें पकड़ कर चल रहे होते हैं, और सबसे पीछे कुत्ते अपना सर झुकाए चलते हैं। आगे दिया हुआ कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे, तो हिजरत एक इंसान अपने माँ के पेट से ही सफ़र करता हुआ दुनिया में दाखिल होता है, यानी हिजरत करता हुआ दाखिल होता है, और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ताउम्र यानी पूरी ज़िंदगी दर बदर भटकता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है। इनकी सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलने की, ठीक है, ये हिजरत करने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता जब तक कि हम इंसान जन्नत में ना पहुंच जाए। क्योंकि मरने के बाद भी कब्र में डाल दिया जाए ना, तो वहाँ पर भी हिसाब व किताब का सिलसिला जारी रहता है, वो भी एक हिजरत के मानिंद है। इंसान जन्नत से फेंक कर दुनिया में भेजा गया, वापस जन्नत ही उनकी आखिरी मंजिल है, इसीलिए इंसान की आखिरी मंजिल जन्नत है, आखिरी हिजरत।
तो हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। क्यों? क्योंकि हिजरत के दौरान हमने देखा कि माँ के पेट से हम सफ़र करते हुए दुनिया में दाखिल होते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ दर बदर भटकते रहते हैं, इसीलिए हिजरत को इस्तेहकाम की अलामत माना जाता है। अगला एक दिया है, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे। देखिए, जब एक खाना बदोश के बारे में बातें कही जा रही, ज़िंदगी का कुम्हार, तो लिखना है कि जिस तरह एक कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, अगर उनका ढांचा बिगड़ जाए या उस बर्तन की सिफत सही ना हो, बेहतर ना बने, अच्छा ना बने, तो उसे तोड़कर वो उस मिट्टी को दोबारा से गोंद कर या फुलाकर एक नई शक्ल की बर्तन फिर से बना लेता है। उसी के मानिंद यानी उसी के तरह जब एक खाना बदोश जिस इलाके में जाता है, अगर उसको वहाँ का आबो हवा माहौल पसंद ना आए तो फ़ौरन उस जगह को खाली करके एक नई जगह की तलाश में निकल जाता है। इसलिए खाना बदोश को ज़िंदगी का कुम्हार कहते हैं। मुल्क साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है? क्योंकि मुल्क साइबेरिया में जाड़े के दिनों में भयंकर आंधी, तूफ़ान और बारिश होती है, इसीलिए उस मुल्क की जो मतलब मुर्गाबियाँ, चिड़िया हैं, वे सारे के सारे उड़ उड़ कर अपनी जान बचाने के लिए गर्म मुल्कों की तरफ चली जाती है। अगला एक दिया है कि हिजरत इंसानी सिरस्त में दाखिल है कैसे। माँ के पेट से ही जन्म लेते वक्त इंसान हिजरत करना शुरू करता है, पूरी दुनिया में दर बदर भटकता है, जहाँ तहाँ आता जाता रहता है, हिजरत करते रहता है, और जब तक वो मर नहीं जाता उनका ये चलने का, जहाँ तहाँ आने जाने का, दर बदर भटकने का ये सिलसिला बंद नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि हिजरत इंसानी सिरस्त में दाखिल है। सिरस्त का मतलब है इंसानी खून में दाखिल है। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी ख़ास सवालात नहीं हैं। अगला है चैप्टर दास्तान। दास्तान लंबी सी किस्सा कहानी को दास्तान कहते हैं। अफसाना है, कहानी है, किस्सा ही है। छोटी सी होंगी तो मुख्तसर अफसाना, बहुत बड़ी हो जाए तो वो दास्तान। दास्तानें हिंदी ज़बान में भी होती है, दास्तानें उर्दू ज़बान में भी होती है। उर्दू की सबसे पहली दास्तान सबे रस है। उर्दू की सबसे पहली दास्तान सबे रस है, और उर्दू की सबसे पहली मुख्तसर अफसाना वो रानी कैतकी की कहानी है। क्लियर है? ये जो दास्तान है उसका नाम है बागो बहार। हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर जो आपने पीछे 5 पढ़ा, पाँचों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं। ये मीर अमन देहलवी जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रोफेसर थे, अमीर खुसरो का फारसी का लिखा हुआ एक किताब चहार दरवेश, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शोहरत रखती है, उस किताब की शोहरतें कुछ इस कदर हो गई कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के एक प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट, उन्होंने जब इनकी कहानियाँ सुनी लोगों के मुंह से तर्ज ज़बानी, तो उन्हें यह ख्वाहिश हुई कि काश अगर इसको साफ साफ और सुहल भाषा में यानी आसान ज़बान में लिख दी जाए तो कोई भी आदमी इस चीज़ को पढ़ के आसानी से समझ सकता है, क्योंकि अरबी और फ़ारसी तो सबके बस की बात तो नहीं है। तो उसने मीर अमन देहलवी जो एक मुसन्निफ़ थे, वो भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रोफेसर थे, तो उनसे फरमाइश की गई कि आप अगर चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा कर दें आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़बान में, तो कोई भी इंसान पढ़ेगा और वो पढ़ सकेगा, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा। तो मीर अमन देहलवी ने जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर फारसी के चहार दरवेश किताब को उर्दू में तर्जुमा किया था। 1801 ईस्वी में किताबें पूरी लिखी चली गई थी, जिसका नाम दिया था बागो बहार। 1801 ईस्वी में किताब लिखकर तैयार हो गई, लेकिन कलकत्ता के ही एक हिंदुस्तानी छापाखाने में ये 1804 ईस्वी में शाये होकर हमारे निसाब में आया, हमारी किताबों में आया 1804 ईस्वी में।
इसमें चौथे दरवेश की शहर के मुतल्लिक एक किस्सा बयान किया गया है। ऑलरेडी वो जो बागो बहार एक अपने आप में किताब भी है, यहाँ तो एक चैप्टर है ना, तो बागो बहार अपने आप में एक किताब भी है जिसको कि मीर अमन देहलवी ने लिखा है। उसी किताब का थोड़ा सा अंश इसमें शामिल है। तो देखते हैं हम लोग इसमें दास्तानें क्या दी हुई है। इसमें 2 मुल्क की दास्तानें बयान की गई है। गौर से सुनिएगा, जितनी मस्त दास्तान है उतना ज़्यादा सवाल भी ठोकता है इस चैप्टर से। आप सब कोई मस्ती में पढ़िए, 1 शॉर्ट वीडियो है, 5-5, 10-10 चैप्टर करके मैं अलग अलग खंड में बना दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप इससे पढ़ सकते हैं। जो तेज़ी से सुन के लिख लेंगे वो इससे मदद ले लें। जिसे लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, ऑलरेडी मेरा अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो बने हैं, आप उससे मदद ले लें। मेरे इस चैप्टर पर, मेरे इस चैनल पर हिंदी की भी फैसिलिटीज़ है, 10th क्लास लेवल में से साइंस मैथ वगैरह की भी फैसिलिटीज़ है। स्पेशली 12th क्लास के जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स, EPS यानी इंटरप्रीनियरशिप, इन सब सब्जेक्ट का भी वीडियोस अपलोड कर दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है रेगुलरली। कोई कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग इनसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत होगी आप लोग मुझे कमेंट करें। ऑलरेडी डिस्प्ले पर मेरा नंबर भी चलता रहता है, आप उससे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। या 2-4-10 दोस्त अगर आप लोग पढ़ने लिखने वाले इसमें होते हैं जो एक जगह मिल जुल कर हैं, तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मुझे भी उसमें ज्वाइन कर दें। अपनी अपनी समस्या आप लोग इस माध्यम से भी हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों की बेहतर और सुनहरा ज़िंदगी के लिए, भविष्य के लिए तत्पर तैयार हूँ। हर एंगल से मैं आपका सपोर्ट करूँगा। ये मेरा बिल्कुल निःशुल्क फ्री चैनल है। PDF वगैरह किसी भी चीज़ देने के लिए मैं आप लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लेता। जितना हो सके आप लोगों के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो इसमें आप लोग अपने ग्रुप में मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 मुल्क की दास्तानें बयान की गई है। एक मुल्क यमन और मुल्क सादिक, यानी यमन जो है ये चीनो माचीन है। मुल्क चीनो माचीन यानी चीन, अभी जो मौजूदा वक्त में मुल्क चीन है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक है मुल्क सादिक। दोनों मुल्क के 2 बादशाह होते हैं। मैंने अभी YouTube पर कई सारे टीचर के वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे गलत सलत दास्तानें बयान करते हैं। मैंने आप लोगों का मीर अमन देहलवी का लिखा हुआ ऑलरेडी बागो बहार की किताबें भी स्टडी की है। मैं उनके मुतल्लिक आपको कहानियाँ बयान करता हूँ। इस बागो बहार में जो शॉर्टकट में जितनी कहानियाँ दी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें क्या दिया है। सारे सवालात आपके हल हो जाएंगे, पूरी दास्तान को आप सुन लें। मुल्क चीन और मुल्क सादिक, ये 2 मुल्क के बीच दोस्ती का सिलसिला रहता है। दोनों मुल्क के जो बादशाह हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त हैं। जीने मरने तक साथ में ऐसी दोस्ती है। मुल्क सादिक का बादशाह और मुल्क चीन के बादशाह में जो दोस्ती होती है, तो वो बादशाह मुल्क सादिक का वो सैन्य शक्ति वाला बादशाह है, सैनिकों वाली ताकत है। मुल्क चीन का बादशाह जो है, जिसको मुल्क यमन भी कहा गया, उसके पास गैबी ताकत है, खुदाई ताकत है, जिन की ताकत है। उस जिन को रखने के लिए मुल्क चीन के बादशाह अपने घर के बरामदे पर 40 घड़े सजा कर रखते हैं, क्योंकि उनके पास 40 ही सेना है, वो भी बंदर की शक्ल में, जिसे आपके निसाब में बुजना कहा गया। बुजना कहें, बुजिना कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतना? तो वो 40 घड़े रखे होते हैं। एक बंदर जो होता है जिनका, वो सरदार होता है, बाकी 39 उनके मतलब अनुयायी होते हैं, उनके इशारे पर काम करने वाले। अगर जो 40वां बंदर है ना, जो सरदार है, मालिक है, अगर वो इजाज़त ना दे तो बाकी 39 बंदर वो मुर्दा के समान है। और उस घड़े में जो वो जिन रहते थे, तो उनकी खासियत थी कि उस घड़े को जो छुएगा वो सारे के सारे जिन उसी के गुलाम हैं, उसी के नौकर हैं, वो उसी की हुकूमत मानेगा। तो ये जो मुल्क चीन का बादशाह है, मुल्क चीन का बादशाह जिन्नातों की ताकत रखता है। बंदर की शक्ल में उसके दरबार में जिन रहते हैं, इसलिए वो सैन्य शक्ति नहीं रखता। तो एक बार कोई खुशी की मौका आया, मिला होगा उसको, पूरे मुल्क के अवाम को बुलाकर मुल्क चीन का बादशाह खाना पीना खिलवाकर, जब खाना पीना से लोग फारिग हो गए तो तोहफा में कपड़ा वपड़ा, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरतें हो रही थी उसे दे देकर विदा कर रहे थे। इसी मौके पर मुल्क सादिक का बादशाह भी आया। तो मुल्क चीन का बादशाह बेचारा कह बैठता है कि है दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सबको इस खुशी में शामिल किया,
और अपनी तरफ से मैं जो खुश हूं ना, अपनी तरफ से सबको मैंने कुछ ना कुछ तोहफा दिया है। बता, तुम्हारी भी अगर किसी चीज की ख्वाहिश है तो बोल। मुल्क सादिक का बादशाह जानता था उनके बारे में। उसने कहा सोच लो, तुम जबान दे रहे हो, अगर मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश जता दिया तुम मेरी शर्त को पूरी करोगे ना, मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना। कहा ये दोस्त तू क्या बात कर रहा, तू एक बार बोल कर तो देख। कहा तुम मुझे तोहफे के रूप में वो बंदर मुझे दे दो, 40वां बंदर मुझे दे दो। मुल्क सादिक का बादशाह दोस्त है, दोस्त की कमजोरी जानता, सारी चीज़ें जानता था। वो ख्वाहिश में, मुल्क सादिक का बादशाह ख्वाहिश में कि मेरी ताकत बढ़ेगा तो मैं कई मुल्क पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। जबान के मुताबिक मुल्क चीन का जो बादशाह है वो मुल्क सादिक के बादशाह को अपना 40वां बंदर उठाकर उनके हैंड ओवर कर देता है, उनके हवाले कर देता है। मुल्क चीन का बादशाह का छोटा भाई जब देखता है कि मेरा भाई पावरलेस हो गया, अब इनके पास कोई ताकत ना बची, तो अपने ही दरबार में काम करने वाले कुछ दरबारियों को, गेटवानों को, जो कुछ बचे कुछ एक आध दो सैनिक अगर रहते थे पहरेदारी वगैरह में, तो उनको अपने साथ मिलाकर सल्तनत की लालच में आकर अपने बड़े भाई को मरवा देता है। क्लियर है? जब बड़े भाई को मरवा देता है तो उनका एक बेटा है शहजादा, जो अभी 7-8-9 वर्ष का है। मरवाने के बाद वो सल्तनत पर कब्जा कर लेता है, काबिज हो जाता है। लेकिन उसके दिल दिमाग पर हमेशा एक ख्यालात उन्हें डराता है, ख्यालात रहता है, उन्हें डर सा लगा रहता है कि आज ना कल मेरा भाई का बेटा जब बड़ा होगा तो बाप का सल्तनत का हक बेटे पर जाता है, ये सल्तनत मुझे उसे देना पड़ेगा। तो वो नया बादशाह अपने भतीजे को, यानी वो पुराने जो जिस बादशाह को मारकर इस सल्तनत को हथियाया गया, उसे मारने के नए नए तरकीब सोचने लगते हैं। तो एक दिन उसकी मौत के सिलसिले में कोई योजना बनाई जा रही थी। ये नया बादशाह अपने ही महल में कुछ गेटबानों, सैनिकों, दरबारियों, भरोसेमंद लोगों को लेकर योजना बना रहे थे। तो उस बीच में मुबारक भी दाखिल हुआ। मुबारक एक ऐसा नौकर है, ऐसा शख्स है जो पुराने बादशाह का नाम नमक हलाल था, जान दे देगा लेकिन जबान से मुकरेगा नहीं। पुष्पा जान से जाएगा जबान से नहीं, कहते हैं ना, उसी तरह से। तो ये बेचारा क्या करता है कि उसमें जो शामिल होता है मीटिंग में, तो ये देखा कि योजना बन रहा शहजादे को मारने का। इसे बड़ा दुख हुआ कि बादशाह हुकूमत की एक ही निशानी बचा है। अब ये मन ही मन सोचने लगा अपनी जान देकर भी मैं बादशाह हुकूमत के इस निशानी को बचा कर रखूंगा। तो वो क्या करता है कि उस नए बादशाह को एक आइडिया बताता है कि बादशाह हुकूमत, अभी अभी पुराने बादशाह मरे हैं, आपने सल्तनत इख्तियार की है, अगर शहजादा को कुछ हो गया तो खामखा फालतू का पूरा मुल्क का अवाम आपके ऊपर शक करेगा कि शायद यही मार रहा दोनों बाप बेटा को सल्तनत के लालच में। आप इससे कुछ मत कीजिए, हो सके तो आप शहजादा को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे दूसरे मुल्क की ओर या जंगलों की ओर घुमाने के लिए ले जाऊंगा, पठिया सठिया के, बहला फुसला के, मैं उसे वहीं मारकर फेंक दूंगा। शहजादा मर भी जाएगा, आप पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा, सांप भी मरेगा, लाठी भी बचेगी। नए बादशाह को इनका यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा, खुशी से फूले ना समाए। कहा है मुबारक तू इसे ले जा और जितना जल्दी हो सके तू मुझे आकर वहां से खुशखबरी सुना। वादे के मुताबिक मुबारक के हवाले कर दिया जाता है। मुबारक शहजादे को लेकर निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो एक रास्ता पड़ता है, रास्ते में एक बाजार सी लगी रहती है। तो उस बाजार में 4 चीज़ें खरीदता है। खाने पीने के लिए चीज़ लेता है, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए, इतर, बखूर, सुलेमानी सुरमा। पूछता है मुबारक ने बाजार से कौन कौन सी चीज़ें खरीदी थी, सवाल पूछता है और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो उन लोगों ने बाजार से 4 चीज़ें खरीदी थी, इतर, बखूर, सुलेमानी सुरमा और कुछ खाने पीने की चीज़ें। बाजार से लेकर रवाना हो गए। वो जो सुलेमानी सुरमा लिया था ना, उनकी खासियत थी कि अगर आंखों पर एक तीली लगा लिया जाए तो इंसान, उसके साथ साथ भूत प्रेत, जिन जिन्नात सभी चीज़ को हम देख सकते थे।
पूछता है सुलेमानी सुरमे की खूबी क्या थी। तो सुलेमानी सुरमे की अगर एक तिली आंखों पर लगा लिया जाए तो इंसान के साथ साथ भूत प्रेत जिन्न जिन्नात हम किसी भी चीज़ को देख सकते थे। क्लियर है। तो ये 4 चीज़ें लेकर रवाना हुए। रास्ते में आधी दूर जाने के बाद मुबारक को सारी बातें मुबारक ने शहजादे को बता दिया। उनसे कह दिया कि तुम्हारे अब्बू जान का तोहफा दिया हुआ वो 40वां बंदर मुल्क सादिक के बादशाह के पास है, उनसे किसी तरह मांग लेना, चाहे जैसे भी हो। अगर वो 40वां बंदर तुम्हें दे देता है तो तुम अपने जालिम चचा के जुल्म से छुटकारा पालोगे, निजात पालोगे। मुबारक और शहजादा मुल्क सादिक में लगभग 6-7 साल तक चलते दोनों मुल्क सादिक में दाखिल होते हैं, पहुंचते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैदल। जाने के बाद इस्तकबाल किया जाता है, उनकी सल्तनतों में मेहमान नवाजी की जाती है। दूसरे दिन बादशाह हुकूमत सल्तनत पर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं, उन्हें बुलाकर फरियाद किया जाता है, ऐ शहजादा बताओ क्या माजरा है, कुछ ख़ास बात थी या ऐसे ही घूमने आए हो? कहा नहीं बादशाह हुकूमत, ख़ास बात थी। मैं सारी दास्तानें बताता है उनके चाचा ने कैसे कैसे क्या किया। तो कहा कि मैं अपने अब्बू जान का जो तोहफ़ा दिया हुआ आपके पास 40वां बंदर है, मैं वही लेने के मकसद से आया हूँ। अगर आप मुझे वो वापस कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह आपका भला करेगा। बताओ कोई अपनी ताकत देगा? शहजादा ने बहुत ख़तरनाक चीज़ मांग ली। उनका बाप की तरह ये बादशाह भी बेवकूफ़ नहीं, ये बहुत चालाक है। बादशाह हुकूमत उसे ये बंदर देना नहीं चाहते, टालने की कोई दूसरी उपाय नहीं सूझी। तो अचानक उसे याद आया, उस बादशाह ने किसी ज़माने में एक सौदागर के पास से, व्यापारी के पास से लाखों रुपए देकर एक लड़की का फ़ोटो खरीदा था। बहुत ही सुंदर और हसीन थी, सुशील थी वो लड़की। सोचा क्यों ना कोई बहाना लगा कि इसे टाल दूं, बंदर तो देना है नहीं। तो उसने अपने जेब से, अपने पंजाबी के जेब से हाथ डालकर उस लड़की का फोटो निकाला और उसे थमाया, लो, और कहा कि तुम इस फोटो वाली लड़की को दुनिया के किसी भी कोने से छान मारकर ढूंढ कर लाओ, तुम मुझे ये लड़की लाकर दे दो, मैं तुम्हारे अब्बू जान का दिया हुआ ये 40वां बंदर वापस कर दूंगा। फोटो वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, हुस्न जमाल उनमें भरा हुआ था, बहुत हसीन व जमील थी। तो बादशाह हुकूमत फिर उसे फ़ोटो दिया। फ़ोटो लेकर शहज़ादा सोचता है कि अपने मुल्क वापस जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, ये बंदर देने से मना कर रहा है, ये शर्त रख रहा है, चलो इन्हीं की शर्त को मान लेते हैं, कम से कम इनके मुल्क में ज़िंदा तो हैं, सुरक्षित तो हैं, हिफाजत से तो हैं। फ़ोटो अपने हाथ में लेकर कहा, कबूल है, मुझे आपका शर्त मंजूर है, मैं इस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। मजबूर है बेचारा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद फिर से बादशाह हुकूमत उन्हें ताकीद करते हैं, यानी वार्निंग देते हैं, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी ना, उन्हें डर था कि कुछ इधर उधर उल्टा सीधा कर दिया तो। कहा कि याद रहे अगर अमानत में कोई खयानत ना हो, याद रहे अमानत में कोई खयानत ना हो, अगर अमानत में खयानत हुई तो इसके बदले तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी, तो इस मुल्क से वापस जिंदा नहीं जा पाएगा। कहा मुझे ये भी कबूल है, ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ें उसे उस लड़की को ढूंढने में लगता, ये बादशाह हुकूमत सारी चीज़ें, हीरे मोती जवाहरात खाने पीने की चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें उसे दे देता है, उसे रवाना कर देता है। मुबारक और बादशाह, ये मुबारक और शहज़ादा दोनों उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ना गांव का पता, ना देश का पता, ना राज्य का पता, ना उस लड़की का नाम पता, ऐसे ही फ़ोटो दिखा दिखा के पूछ रहा है, दर बदर भटक रहा है। लगभग 14 साल तक दोनों दर बदर ठोकरें खाता रहा और भटकता रहा। क्लियर है? थक गया घूम घूम कर, मुल्क दर मुल्क भटक कर। अब दोनों प्लानिंग किया कि चलो वापस चले जाते हैं, ये लड़की मिलने वाली नहीं है, चलो बादशाह हुकूमत से कह देंगे कि ये शर्त मुझसे पूरा नहीं हो पाया, बंदर देना रहेगा तो देगा, नहीं तो वो रखे। वापस मुल्क हिंदुस्तान के रास्ते से जा रहा था, देखा कि हिंदुस्तान के बाजार में, ऐसे ही डगरवा बाजार के जैसा कोई बाजार रहा होगा, देखा कि उस बाजार में एक अंधा फकीर
हर आदमी के आगे से, हर दुकानदार, राह चलने वाले आदमी, सभी के आगे से कटोरा लिए गुजर रहा है, भीख मांग रहा है। कोई भी आदमी उसे भीख देना तक गवारा नहीं समझता, कोई उसे भीख तक नहीं देता। शहजादा उसके ऊपर तरस खा के अपने जेब से एक असरफी निकालता, उसके कटोरा में गिराता ठनाक से। असरफी की खन खन आवाज़ सुनकर फ़कीर कहता, बेटा लगता तुम कोई अजनबी हो, हिंदुस्तान घूमने आए हो। शहजादा कहता, हाँ बाबा, मैं अजनबी हूँ और मैं हिंदुस्तान घूमने नहीं आया, मुझे किसी की तलाश है, जिसकी तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ, भटक रहा हूँ। अब वो फोटो वाली लड़की मिली नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। फ़कीर तो अंधा है, ओकरा का पता कि ये लड़की जिसको ढूंढ रहा है वो यहीं मिल जाएगा, हिंदुस्तान के बाजार में। यहाँ ये बेचारा शहजादा जब उसे कहा तो फ़कीर हाथ उठाकर दुआ दे दिया कि तुम जिस मकसद से निकले हो, अल्लाह तुम्हारी मकसद कामयाब करे, अल्लाह तुमको कामयाब करे, तुम्हारे मकसद में कामयाबी दे। और फ़कीर दुआ देकर चल देता है। रास्ते में उस असरफी को बेचकर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, उनकी एक बेटी है, उनके लिए कपड़े लेते हैं और चले जाते हैं। शहजादा को अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर एक फ़कीर सभी के आगे भीख मांगता फिरेगा, कोई उसे भीख तक नहीं देगा, माजरा क्या है ज़रा देखूं तो। ये बात उसे समझ में नहीं आई कि लोग उसे भीख क्यों नहीं दिया। आपको बता दें कि वो अंधा फ़कीर किसी ज़माने का बहुत बड़ा बादशाह था, जिसे वो मुल्क सादिक का बादशाह उसी बंदर के जोड़ पर इसे मारकर इसके मुल्क की सल्तनत की सारी चीज़ें हथिया लिया और इसे अंधा बनाकर छोड़ दिया ताकि उनसे बदला न ले सके। क्लियर है? तो फ़कीर सारी चीज़ें लेकर बाज़ार से आगे आगे जा रहा, बहुत बड़ी आलीशान महल में प्रवेश कर रहा है, पीछे पीछे शहजादा भी पास कर रहा है। शहजादे ने देखा कि बहुत बड़ी आलीशान महल में फ़कीर एंट्री मार रहा है, घुस रहा है, और अपने घर जाकर आवाज़ लगाता, बेटी देखो आज एक मुसाफिर ने, एक अजनबी ने मुझे एक असरफी दिया, मैं उसे बेचकर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें और तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। बेटी बाहर निकलती है, दहलीज के पास घर का सारा सामान लेकर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। शहजादा उसके पीछे 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 हो लेता है, उनके घर के कोने पर जाके दुबक के टेक लगा के सुनता है। दोनों बाप बेटी की गुफ्तगू सुन लिया और कुछ क्षण इंतजार किया और घर के दहलीज पर कदम हो गया। आहट पाकर फ़कीर ने कहा कि कौन? कहा, बाबा मैं वही अजनबी हूं जो बाजार में मिला था। तो उनकी आवाज़ सुनकर उसे बुलाया जाता है। कहा, कहो बेटा कैसे आना हुआ? कहा, ऐसे ही आपके पास घूमने चला आया। तो अभी मैंने किसी एक औरत की आवाज़ सुनी। कहा, वो मेरी बेटी है और बहुत ही ज़्यादा गम में मुब्तला है, परेशानियों में गिरफ्त है, मुसीबत ज़दा है, कोई उनसे शादी तक नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरी हालात ख़राब है। तो शहजादा तरस खाकर अपनी शादी के लिए रजामंदी दे देता है। फ़कीर बहुत से तरह से उन्हें आजमाते हैं, हर एक तरह से वो सफल हो जाते हैं और राज़ी हो जाते हैं दोनों। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शहजादा कहता है कि मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। जैसे ही फ़कीर आवाज़ लगाता है, अपनी बेटी को बाहर बुलाता है। तो बाहर आने के बाद शहजादा जब उस लड़की को देखता है तो ये वही लड़की निकलती है जिसको ढूंढने के लिए मुल्क दर मुल्क पागलों की तरह भटक रहा है। ये वही लड़की है जिसे ढूंढने के लिए सौदागर ने एक फ़ोटो दिया था, वो बादशाह हुकूमत ने एक फ़ोटो दिया था और वार्निंग दिया था कि अमानत में ख़यानत ना हो। क़यामत क्या है? तो बॉम्बे ब्लास्ट हो रहा है। ये तो निप्पल निकाल के बॉम्ब का उसी पे बैठ गया है। बादशाह हुकूमत को ज़बान देकर आया है कि अमानत में ख़यानत नहीं होगी। फ़कीर को ज़बान दिया है कि आपकी बेटी से निकाह करूँगा। बहुत ही अफसोस का माहौल है। वो लड़की जब सामने आती है तो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती देखते देखते वो तंग रह जाता है और टुकटुकी लगा के देखता रहता है। बादशाह की शर्त उनके दिमाग में चक्कर काटता है, फ़कीर को दिया हुआ ज़बान भी इसके दिमाग में चक्कर काटता है। ये सभी शर्तों के बीच में कश्मकश में पड़ जाता है और इसी उलझन में वो बेचारा बेहोश होकर गिर जाता है। अब इस जगह एक पॉइंट सुन लें। सारे के सारे गैस पेपर में बहुत सारे टीचरों को मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि फ़कीर की बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए शहज़ादा बेहोश हो गया। क्यों भाई?
फकीर की बेटी खूबसूरत थी तो उनका उकरा खूबसूरती देखने वालों को करंट मार रहा था, झटका मार रहा था। अगर फकीर की बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती के झटके से लोग बेहोश होकर गिर पड़ता, तो फकीर की बेटी खूबसूरत थी, पूरे मुल्क में शोहरत थी ना, तो लोगों ने तो उनकी खूबसूरती देखी होगी, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा शहर बेहोश होकर उनका खूबसूरती देखकर गिर पड़ा होगा। तो यह आंसर गलत है, गलत है, गलत है तो गलत है। गैस पेपर में जिस जगह यह आंसर मिले वो डुप्लीकेट आंसर है, उस पन्ना को फाड़ कर फेंक दीजिए। जो टीचर ऐसा लिखा है कि खूबसूरती देखकर बेहोश हुआ, उनके पास सलाह लेना छोड़ दीजिए, उनके आंसर को रट्टा मत मारिए, बेटा एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स का धज्जी मचा देगा। इस क्वेश्चन पर मार्क्स नहीं मिलेगा ऐसा लिखने पर। यह लिखना है, पूछता है शहजादा फकीर की बेटी को देखकर बेहोश क्यों हो गया, और MBBI क्वेश्चन होता है, टारगेट पर रहता है ये सब क्वेश्चन। तो ये लिखना है कि एक तरफ शहजादा ने मुल्क सादिक के बादशाह को जबान दे दिया था कि उस फोटो वाली लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा। एक तरफ जब लड़की मिल जाती है तो शहजादा फकीर को जबान दे देता है जिसकी बेटी होती है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करूंगा। दो शर्त के बीच में पड़कर, दो उलझन या कश्मकश में पड़कर शहजादा के दिमाग में चक्कर सा पैदा होता है और वो बेचारा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। क्लियर है? इतने में उसे ढूंढता हुआ मुबारक भी आता है, एक फिर से इसे होश में लाता है, चेहरे पर पानी वानी मारकर इसे आइडिया दिया जाता है कि तुम इनसे निकाह कर लो, अपनी बीवी को ले जाकर तुम उनको सौंप देना, जब 40वां बंदर मिल जाए तो हकीकत बता देना। शहजादा वही काम करता है, शादी कर लेता है, लेकर मुल्क सादिक में पहुंच जाता है। बादशाह हुकूमत उस लड़की को देखकर फूले न समाया। उनके हुस्न की मलिका उसे मिल गई, ख्वाबों की रानी है, सदियों से बिना देखे फोटो से प्यार कर रहा था, अब हकीकत में आ गई, बहुत हसीन और जमील थी। अब आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर ये सवाल का जवाब सही होता कि बादशाह कि ये फ़कीर की बेटी बहुत खूबसूरत थी इसलिए शहजादा बेहोश हुआ, तो मुबारक भी तो देखा था, मुबारक को भी तो बेहोश होना चाहिए। मुल्क सादिक लेकर गया, ना जाने कितने सैनिक सादिक मुल्क में थे, वहाँ के सैनिकों को बेहोश हो जाना चाहिए। बादशाह हुकूमत देखा, उसको बेहोश हो जाना चाहिए। फिर मुबारक के आने के बाद होश में उसे पानी मार कर लाया जाता, फिर से उस लड़की को देखता तो फिर से बेहोश हो जाना चाहिए। भाई पूरी ज़िंदगी चलते रहता, एक बार ऐसे आँख खोल के खूबसूरती देखते बेहोश होकर गिर जाते, होता ना। तो अब आप लोग मान गए ना कि खूबसूरती से बेहोश नहीं हुआ था। खूबसूरती से बेहोश होता तो अपनी बीवी को जो साथ में लेके जा रहा था रास्ता में बेहोश नहीं होता। मुल्क सादिक जो देखा तो बेहोश नहीं होता। वो आंसर सही है ही नहीं, ठीक है। तो जब लेकर जाता है उनके सल्तनत में, तो ये बेचारा फूले न समाया खुशी से, आओ देखा ना ताओ, वादे के मुताबिक 40वां बंदर उठा के उसके हाथ में दे देता है शहजादा का, और उस लड़की का हाथ पकड़ के चले अपने सल्तनत की ओर। जैसे ही कुछ दूर गया, अपनी महल में प्रवेश ही करने वाले थे, अपने कमरे में, शहजादे के हाथ में घड़ा है, आवाज लगाता है, बादशाह हुकूमत, आपको पता भी है ये लड़की कौन है? बादशाह हुकूमत पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़की है जिसके लिए तुम्हारे मेरे बीच में एक शर्त हुई थी, शर्त तय हुई थी। कहा जी, लेकिन अब ये मेरी बीवी है, मैंने इसे निकाह किया है। बादशाह हुकूमत गुस्से में ये चीज़ भूल गए कि जकरा हाथे बंदर उहे ज़्यादा पावरफुल। जकरा हाथ में बंदर, उस घड़ा को जो छुएगा सारा का सारा बंदर उसी की हुकूमत मानेगा। वो जिन उसका गुलाम है। जैसे अलाउद्दीन का चिराग जो रगड़ते हैं, ओकरा से जो जिन निकलता है वो हुक्म मेरे आका करता है ना, वो जो ओकरा घस के निकालेगा ओकरे बात सुनेगा। चाहे वो डिबिया किससे लाए, कहाँ से लाए, ओकरा से कोनो मतलब नहीं। क्लियर है इतनी बातें? तो ये बादशाह हुकूमत बेचारा वार्निंग दिया था कि अमानत में खयानत हो तो तुम्हारी जान जाएगी। गुस्से से फूले न समाया, गुस्सा पचा नहीं पाया, अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि मारो इस गद्दार को, इसे बंदी बना लो, इसे सजाए मौत दी जाएगी। शहजादा भी अपने उस बंदर को हाथ में पकड़े खड़ा था। अब वो का मुंह देखता, वो कहा कि तुम भी मारो सबको। पूरे के पूरे सल्तनत को तहस नहस कर दिया जाता है और उस सल्तनत पर कब्जा कर लेता है।
फिर अपने मुल्क चीन में जाता है, अपने चाचा से भी जंग होती है, वहाँ भी जंग जीतता है और अपने बाप के सल्तनत को भी हासिल करता है। ये थी दास्तानें आपके मुल्क बागो बहार की। इसके मुतालिक थोड़ा सा प्रश्न उत्तर देख लीजिए, फिर आप लोग बनाते रहिएगा। इस सीरीज में आज का वीडियो यहीं तक 6 चैप्टर, 7वां से लेकर 7, 5, 12, 7 से लेकर 15 तक एक चैप्टर में बनाऊंगा। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी क्या है, नावल है, ड्रामा है, दास्तान है, कहानी है, मुख्तसर अफसाना है, इंशाइया है, क्या है, तो ये दास्तान है। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है, यानी किसने लिखा है, तो मीर अमन देहलवी ने। बागो बहार कहाँ लिखी गई, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, तो फारसी का किताब है चहार दरवेश उनका। बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपये का इनाम मिला था, तो बेटा ये 500 का मिला था। बागो बहार का सन अशात क्या है, तो 1804 ईस्वी में। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है, तो 4। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया, तो ये जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। अगला सवाल दिया है, इस इक़्तबास में किन किन मुल्कों का जिक्र किया गया है, तो इन इक़्तबास में मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क सादिक, मुल्क चीन, 3 मुल्क का जिक्र किया गया है। शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था, तो दोस्ती का रिश्ता था। शहजादा फ़कीर को कितनी असरफियाँ देता है, तो 1 असरफी। अंधा फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, तो हिंदुस्तान से। मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है, क्या कहा था, बादशाह हुकूमत आप अभी अभी सल्तनत पर बैठे हैं, तुरंत हाल फिलहाल में ही अभी बादशाह हुकूमत की मौत हुई है, अगर आपने शहजादा को मार दिया तो मुल्क की अवाम झूठ मूठ का आपके ऊपर शक करेगा कि इसी ने मारा है, आप बदनाम हो जाइएगा, इसलिए आप इससे ना मारें, आप शहजादा को मेरे हवाले कर दें, मैं इसे पटिया के पटा के किसी तरह से बहला फुसला के घुमाने की नीयत से जंगलों में ले जाऊंगा और मारकर फेंक दूंगा। सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन कौन सी चीज़ें खरीदी थी, इतर, बखूर, सुलेमानी सुरमा, खाने पीने की चीज़ें। सुलेमानी सुरमे की खूबी, एक तिली अगर उस सुरमे की आंखों पर लगा लिया जाए तो इंसान के साथ साथ भूत प्रेत जिन जिन्नात सभी चीज़ों को हम देख सकते थे। मुबारक मुल्क सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था, तो मुबारक मुल्क सादिक से वो 40वां बंदर लेने के मकसद से मिलने गया था। मुल्क सादिक ने शहजादे के मदद के लिए कौन सी शर्त रखी, तो मुल्क सादिक ने शहजादे के मदद के लिए ये शर्त रखी, उसने एक फ़ोटो दिया निकाल कर अपने जेब से और कहा कि तुम मुझे इस फ़ोटो वाली लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर ला कर दो, मैं बदले में तुम्हें 40वां बंदर दे दूंगा। मुल्क सादिक ने ये फ़कीर की बेटी को देखकर शहजादा क्यों बेहोश हो गया, क्यों बेहोश हुआ था, 2 शर्त के चक्कर में पड़कर उसके दिमाग में गस आता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। मुल्क सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की, क्या कहा था, याद रहे अमानत में खयानत ना हो वरना तुम्हारी जान जाएगी, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। फ़कीर ने असरफी लेकर शहजादे से क्या कहा, कहा बेटा लगता है तुम कोई अजनबी हो और हिंदुस्तान घूमने आए हो। पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी, क्योंकि वो ये कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी वो, इसलिए पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत थी, यानी उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। इतना आपका सवाल जवाब और फुल्ली एक्सप्लेनेशन चैप्टर के साथ ख़त्म होता है। हम लोग एक पार्ट 2 वीडियोज़ में मिलेंगे। 7वां चैप्टर जो चैप्टर है मुख्तसर अफसाना तौबा टेक सिंह, कुछ पागलों की शऊरी दास्तान उनकी दिमागी हालात पर लिखी गई है, उस चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।